मोहित, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, काफ़ी बहुत बढ़िया था। एक तरह से आपने सारे जो एंगल थे थैंक यू सर। उनको मतलब एक तरह से टच किया, एक तरह से सारे जो एंगल थे। और बाकी जो विद्यार्थी हैं उनसे भी आग्रह है कि भाई वो उसी तरह से इसको एक बार देखें और अपनी प्रेजेंटेशन में इन चीज़ें लेकर आने की कोशिश करेंगे सर। तो बाकी प्रेजेंटर कौन थे? वो तो शायद एक कविता थी, दूसरा हितेश आ जाए नहीं। तो उनकी फिर कल देख लें, कल या परसों देख लेंगे, जो भी लास्ट डे होगा अपना। तो आज फिर हमारा जो टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं। फिर जो अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर हमें बात करनी थी उसके ऊपर बात कर देते हैं। तो जैसा हम कल बात कर रहे थे अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, उसमें हमें जो सबसे बड़ी जो एक तरह से वो कहते हैं ना कि बात देखने वाली आती है, वो आती है कि किन परिस्थितियों में ये मूवमेंट शुरू किया गया था। और एक तरह से अगर हम देखें कि जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसमें जो सबसे बड़ी बात हमें देखने की आती है, पहली बात तो हम ये मानते हैं कि ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था। जो सबसे पहली बात हमें इसको समझनी है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से एक तरह से हमने अभी पहले बात की थी ना कि सैयद अहमद बरेलवी जिन्होंने वहाबी मूवमेंट शुरू किया था, वो भी मुस्लिम सुधार आंदोलन था एक तरह से, मगर उसकी जो संकल्पना थी या जो मूल विचार था एक तरह से, वो चीज़ थी धार्मिक स्तर पर, जिसकी शुरुआत होती है धार्मिक स्तर पर और आगे चलकर वो चीज़ फैलती है कि किस तरह से यहाँ की जो राजनीति है वहाँ पर हमें जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि भाई जो अंग्रेज़ हैं उनको हटा करके इनको स्थापित किया जाए, यानी एक तरह से मुस्लिम सत्ता की स्थापना दोबारा से हो या फिर इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार दोबारा से हो। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मगर जब हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन तो था, मगर इसका जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि धार्मिक सुधार इसलिए कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष या फिर एक धर्म विशेष को लेकर ये मतलब हमारे सामने आता है, इसलिए इसका स्वरूप धार्मिक तो रहेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर आर्य समाज की हम बात करें और आर्य समाज को भी हम यही कहेंगे मतलब धार्मिक आंदोलन था, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, मगर उसका जो डायमेंशन था वो फिर आगे चलकर बढ़ जाता है कि शुरुआत में जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो धार्मिक स्तर की थी। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती भी स्वराज की बात करते हुए स्वदेशी का प्रचार करने की बात करते हैं, आगे चलकर उसका फिर शैक्षणिक सुधार भी उसके अंदर होते हैं और फिर सामाजिक सुधार भी किए जाते हैं, यानी जो किस तरह से रहन सहन की जो प्रक्रिया है या फिर जाति व्यवस्था है उसकी बात की जाती है। और फिर आगे चलकर जब राजा ये लाला लाजपत राय जैसे लोग जो आर्य समाजी थे और वो जो धीरे धीरे उसको कहते हैं ना कि राजनीति में भी वो सक्रिय राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आर्य समाज के माध्यम से देते हैं। तो उसी विश्लेषण के आधार पर अगर हम अलीगढ़ आंदोलन को देखें तो इसका जो प्रारंभिक जो व्यवस्था थी वो सामाजिक भी हमें दिखाई पड़ता। सामाजिक ये है कि मतलब एक तरह से अगर हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं और 1850
1850 से लेकर 1900 के बीच का जो एक तरह से ना अर्ध अंश था शताब्दी का, यानी 50 साल तक, उस समय की जो कंडीशन है, और ख़ासकर 1857-58 के बाद एक तरह से मुस्लिम जो वर्ग था वो हाशिए पर पहुंच जाता है। समाज, या फिर हम एक समाज के अलावा अगर हम राजनीति की बात करें या सरकार की बात करें, ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी सरकार थी वहाँ पर, अगर उसकी बात करें तो उसने एक तरह से तवज्जो देना बंद कर दिया था शुरुआती सालों में। एक तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि वहाबी मूवमेंट एक बड़ा रीजन रहा था इसके पीछे, कि जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती है, यानी वहाबी मूवमेंट बढ़ा, जो 1863-64 में जब तक ये समाप्त नहीं होता है तब तक अंग्रेज़ एक तरह से कहते हैं ना कि शक की नज़रिए से इनको देखते हैं मुस्लिम समाज को। हालांकि जो सर सैयद अहमद ख़ान थे उन्होंने काफ़ी एक तरह से बड़ा रोल अदा किया, कि एक तरह से हम कहते हैं कि हम ये कहें कि भाई एक लॉयल समाज बनाने में, एक या फिर हम कह सकते हैं कि लॉयल समाज, या एक तरह से जिसको स्वामी भक्त समाज की हम बात करें तो उस तरह का समाज विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया सर सैयद अहमद ख़ान ने। और सर सैयद अहमद ख़ान का जो नज़रिया था वो मुसलमान समाज के सर्वांगीण विकास का था, और जिसकी शुरुआत वो मानते थे कि अंग्रेजी एजुकेशन से होगी, यानी अंग्रेजी शिक्षा से होगी। और अंग्रेजी एजुकेशन के प्रभाव से ही, उसके प्रसार और प्रचार के बाद से ही मुस्लिम समाज में जो बहुत सारे सामाजिक रूढ़िवादियाँ ये क्रूतियाँ जो पनप चुकी थी उनका अंत हो सकता है, ये उसका मानना था। और इन्हीं व्यवस्था को या फिर इन्हीं सामाजिक क्रूतियों को और फिर आगे चलकर राजनीतिक में स्थान देने के लिए उसने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसी आंदोलन के तहत एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। और हम ये तो कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट ने खासकर मुस्लिम समाज का पुनर्जागरण तो किया, मगर इसने राष्ट्रीय जागरण का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वे पाश्चात्य शिक्षा और ब्रिटिश सहयोगी पक्षपाती बन जाते हैं, अतः उन्हें मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरोध से दूर रखने का इस आंदोलन ने एक तरह से सतत प्रयास किया। यानी यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अलीगढ़ आंदोलन या फिर अलीगढ़ आंदोलन से जो विचारधारा और जो नेता उभरे, उन्होंने कभी भी, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्राथमिक रूप से जो मुस्लिम समाज है उसके कहते हैं कि उसकी एक तरह से उसको समाज में, राजनीति में पर्याप्त स्थान दिलाने का एक तरह से मतलब हमेशा उनका एक तरह से ये रहा, आग्रह रहा कि भाई मुस्लिम समाज को पर्याप्त स्थान मिले, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक। और इसी वजह से जो अधिकतर जो कहते हैं कि मतलब भाई जो गैर मुस्लिम इतिहासकार हैं वो ये बात रखते हैं कि भाई इससे एक तरह से जो राष्ट्रीय जागरूकता जो फैलने वाली थी उसमें मुस्लिम समाज ने सक्रिय योगदान नहीं दिया। तो हम इसको आगे चलकर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी एक तरह से ओपनिंग रिमार्क है आप लोगों के लिए, ताकि मतलब आंदोलन के बारे में किस किस प्रकार के एक तरह से आरोप या फिर एक तरह से कथन कहे गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप से वो रास्ता निकालना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। तो शुरुआती अगर दौर से हम बात करें तो जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को न केवल अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता से अलग रखा था, वरन उनके अंग्रेज़ों से संबंध भी अच्छे नहीं थे।
और यही उनकी एक तरह से जो बैकवर्डनेस थी या पतन था उसका मुख्य कारण था। ये कंडीशन की बात की जा रही है, यानी 1857 से पहले की बात कर लो या 1857 तक के समय की बात कर रहे हैं। इसमें हमने एक तो वहाबी मूवमेंट देखा है, दूसरा 1857 क्रांति भी देखी है, जिसमें दोनों एक तरह से मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे बढ़ी चढ़कर भाग लेते हैं। तो इस कंडीशन में एक तरह से वो लोग मुस्लिम जो अंग्रेज़ थे उनको अपना नैसर्गिक शत्रु मानते थे, और नैसर्गिक शत्रु मानने की वजह से यानी प्राकृतिक शत्रु मानने की वजह से तो संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते। और ये जो बैकग्राउंड थी इसको आधार बनाते हुए सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन में दो मुख्य उद्देश्य बनाए एक तरह से। पहला अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच संबंध ठीक करना, और दूसरा था आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इन बातों को देखा जाए तो जो समाज आज बैकवर्ड है, अगर हम आज 21वीं सदी में हैं, तो जो समाज अगर बैकवर्ड है, ये तार्किक अवस्था में आप सोचें इसको कि क्या हो सकता है अगर इसको हम धर्म विशेष की जो कहते हैं ना कि जो हमारे चश्मे होते हैं या जो हमारे स्पेक्स होते हैं उसको हटा करके एक बार देखें कि जो समाज कोई भी समाज है अगर आज वो पिछड़ा हुआ है और उसको लगता है कि मेरी जो केंद्रीय सरकार है उससे संबंध ठीक करके और मैं अपने समाज के लिए कुछ योजनाएं चालू करवा सकता हूं या फिर अपने समाज के लिए कोई ऐसी चीज़ें कर सकता हूं जिससे मेरे समाज का विकास हो सके। और ये तो हम सभी मानते हैं। अगर आज वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी शिक्षा की जॉब वैल्यू 1835 में थी मैकाउले के समय में, वही 2021 में भी है। अगर आप हिंदी के, मराठी के, पंजाबी के या किसी भी भारतीय भाषा के गूढ़ विद्वान हैं मगर अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, और फिर आपकी नॉलेज को जज करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना, यानी अगर आप अपने गांव में हो, देहात में हो, जंगल में हो, तो वहाँ आप अपने लोगों के बीच में तो अपनी बात आप रख पा रहे हो। अगर आपको दिल्ली में लाकर किसी एक जो बड़ी यूनिवर्सिटी है या जो अधिकारियों की मीटिंग है वहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सम्मान उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपना संभाषण अंग्रेजी भाषा में दिया है। तो फिर सबको ये लगेगा कि अंग्रेजी भाषा तो सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि स्वामी जो एक तरह से हम कहेंगे सर सैयद अहमद खान की अगर दो निर्णय थे कि संबंधों में सुधार किया जाए और फिर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है व्यक्ति का वो होता है अपना पेट भरना। पेट भरने का जुगाड़ करने के लिए उसको फिर जो संस्था सरकार या रोटी देने का कार्य करती है वो पहले वहाँ जाएगा, उसके बाद फिर वो दूसरी बात सीखेगा। यानी हम एक तरह से कई बार हम कहते हैं कि जैसे जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो अधिकतर लोग थे इसमें जो शामिल थे, गरीब लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा संकट जो था वो संकट उनकी आजीविका का था। अगर अपनी आजीविका छोड़कर आप आंदोलन में शामिल हो जाओगे तो बाकी परिवार तो फिर भूखा ही मरेगा। मैं यहाँ पर एक वो कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक कहते हैं कि हम आज स्वतंत्रता संग्राम से बहुत दूर आ चुके हैं, तो उस आंदोलन को जज करने के लिए या फिर उसकी एनालिसिस करने के लिए हमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जब हम पूना पैक्ट की बात करते हैं, यानी जब पूना पैक्ट हुआ नहीं था और गांधी का आमरण अनशन चालू हो चुका था 1932 में, तो 24 सितंबर से वो मतलब 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू होता है और 24 सितंबर को पूना पैक्ट में कन्वर्ट होता है कम्युनल अवार्ड।
तो इसके बीच के जो 5 दिन थे, इन 5 दिनों में गांधी की जो कंडीशन थी फास्ट की वजह से काफ़ी खराब होती जा रही थी। तो ये 22 और 23 के आसपास सितंबर की बात है कि लोग रात को भी अंबेडकर के घर के सामने धरना दे रहे थे। तो अंबेडकर कहते हैं कि मतलब भाई आप दिन में धरना दीजिए, आप चले जाइए, मुझे काम करना है। तो वो कहते हैं कि मतलब एक तरह से राष्ट्रपिता या फिर इतना बड़ा नेता हमारा वो मरने को है और आपको काम की पड़ी है। तो एक ही बात कहते हैं कि मतलब जो आपके नेता हैं उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आजीविका चल जाती है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। तो ये जो अंबेडकर की जो एक तरह से बात है, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गांधी का जो एक तरह से वर्चस्व है या फिर जो गांधी की जो कंडीशन है उसको अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि एक आदमी तो काम कर रहा है और दूसरा बिना काम किए भी खा रहा है। जिस तरह हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स भी तो यही कहता है कि कहते हैं कि औद्योगिक शोषण सबसे अधिक होगा तो एक तरह से समाज में 2 वर्ग बन जाएंगे। एक वर्ग ऐसा जो हमेशा एक तरह से शोषण करता है और दूसरा ये है कि जो शोषित है, और फैक्ट्री में काम करने वाला वर्ग वही है, और फैक्ट्री में काम करने वाला वर्ग वही है। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें देखने को मिलेगी वो यही है कि भाई आपको एक वर्ग ऐसा है कि जो बिना काम किए अपना सब कुछ यानी ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता जा रहा है, यानी शारीरिक काम कुछ नहीं करता है, उसका मानसिक काम है, यानी जो आज की संकल्पना के आधार पर हम कह सकते हैं। मगर उसका जीवन ठीक चल रहा है और जो 24 घंटे या फिर 18 से 20 घंटे या फिर 16 घंटे काम कर रहा है, हालांकि आगे चलकर ये घंटे कम होते गए, मगर उसका जीवन हमेशा दुख में रहता है या फिर गरीबी में व्यतीत होता है। तो ये जो कंडीशन है समाज की, इस कंडीशन में हमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि कहीं ना कहीं जो एक संपन्न वर्ग होता है उसको अपनी आजीविका की चिंता नहीं होती। तो वो चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन की बात है, चाहे वो क्रांति की बात है, औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की गतिविधियों में वो लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद ने जो गोदान उपन्यास लिखा था 1936 में, वो तत्कालीन राजनीति का भी एक तरह से हमें वो देता है, उदाहरण देता है। उसमें बहुत सारे राजनेता ऐसे थे जो मतलब दिन में सट्टा बाजार होता था, जो शेयर मार्केट होती थी, उसमें अपनी गतिविधियां करते हैं, और जब वहाँ से कोई पैसा कमा लिया जाए तो थोड़ी सी अब हम दान दक्षिणा भी कर दें या राज सेवा भी कर दी जाए तो वो लोग राजनेता भी बन जाते हैं। और राजनेता तभी बनते हैं जब उनके पास एक पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जाता है। एक गरीब आदमी राजनेता बनेगा तो वो उसका घर नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ हमें एक तरह से एक ट्रेजेडी कह लें या भारतीय समाज की या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, क्योंकि जो लोग अगर उस समय की जो एक तरह से कहते हैं ना कि राष्ट्रीय जो संकल्पना थी, अगर आप सक्षम हैं और फिर भी आपने उस संकल्पना में भाग नहीं लिया तो वो फिर आपको एंटी नेशनल दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो वो दृष्टिकोण एक तरह से हम कहते हैं ना कि एक वृहत जो सोच है उसके लिए घातक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो काम किया या करने की शुरुआत की, तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो क्या ऐसा था कि जिस तरह से हमने अभी बात की थी कि उसने राष्ट्रीय जागरण का कार्य या रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। तो आज की बात को हम यहीं छोड़ते हैं
एक आप लोगों के पास विचार जाएगा कि इसके बारे में आप भी खुद पढ़िए नेट से या फिर किताबों से, तो ताकि हम इसका कुछ एक तरह से खुद ना कि एक ठीक ठाक सोच इसके बारे में विकसित कर पाए। तो इसमें कोई ऐसी समस्या हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में हम फिलहाल बात कर सकते हैं। बताओ भाई मोहित, मैंने इसमें सुमन, सरोज। सर ये तो मोमडन विश्वविद्यालय बना था जो बाद में अलीगढ़ हो गया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, किस कब हुआ था सर, कब बना था ये तो 1920 में बना है। अच्छा 1920 में। उनके बारे में ठीक। डिटेल से बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो हमने बात की है, अगर उसमें कोई डाउट आपको लग रहा है तो उस पर कोई बात करनी हो तो फिर हम देखते हैं। यह समझ में आ गया? आ गया सर। सुमन, एक बार अपनी वीडियो तो ऑन कर ले एक बार। ठीक है। हाँ। चलो फिर कल किसकी टर्न है भाई प्रेजेंटेशन की? कल सर पहले, आज तो थी मान लो कविता की, मेरी और रितेश की थी, और फिर कल जो बाकी 2-3 थे सर, शालू थी और ज्योति थी और ये एक और सर, पता नहीं और कौन। आरती। ये थे। हाँ आरती सर। सुमन बेटा आपकी कब है? शालू ज्योति आरती। चलो भाई फिर कल मिलते हैं फिर किसी टाइम पे।